Assalamu alaikum. Today we are going to discuss Pakistan Economic Survey 2020-2021. अब देखो, ये जो इकोनॉमिक सर्वे की वीडियो है ना, जिसके अंदर हम मोटी मोटी फिगर्स वो पढ़ेंगे जो कि इम्पोर्टेंट हैं उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि मोस्ट इम्पोर्टेंटली सीएसएस एस्पिरेंट के बाद पीएमएस आ जाता है, उसके बाद पीसीएस आ जाता है, या फिर किसी भी हम अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर की तैयारी करें ना, फिर भी वहाँ पे ये जो इकोनॉमिक सर्वे की जो डेटा है ना, ये एक मोस्ट ऑथेंटिक डेटा है। अगर हम पाकिस्तान लेवल पे देखें ना, तो बहुत सी चीज़ें आपको इकोनॉमिक सर्वे के अंदर मिल सकती हैं। अब देखो, जब भी हम बात करते हैं ना किसी ऑथेंटिक डेटा की, तो हम देखते हैं कि आया हमें कोई डेटा मिल जाए आईएमएफ से, कोई डेटा हमें वर्ल्ड बैंक से मिल जाए, यूनाइटेड नेशन से मिल जाए, या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से मिल जाए, ट्रेड से रिलेटेड, तो हम चाह रहे होते हैं कि हमारे पास जो डेटा हो ना, वो ऑथेंटिक डेटा हो, क्योंकि हम ऑथेंटिक डेटा ही को एग्जामिनर के सामने रख सकते हैं और उसकी उसी का ही फ़ायदा है। ठीक है, अगर हम ऑथेंटिक डेटा नहीं रखेंगे ना एग्जामिनर के सामने, तो फिर हमारे मार्क्स एवरेज मार्क्स आएंगे। ठीक है, विल नॉट परफॉर्म आउटस्टैंडिंगली देयर। तो मज़ीद हम इस पे टाइम वेस्ट नहीं करते, हम आते हैं सीधा। अब देखो, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के अंदर टोटल 16 चैप्टर्स हैं। अब ये 16 चैप्टर्स अगर इसको आप पढ़ने बैठोगे ना, मुझे याद है शायद 561 पेजेस इस टोटल पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के हैं। अब देखो, सीएसएस एस्पिरेंट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इन सारी इस इकोनॉमिक सर्वे को पढ़े। तो फॉर एक्चुअली योर बेनिफिट मैंने पढ़ लिया है, मैंने अपने बेनिफिट के लिए इसको पढ़ लिया था, और मैंने मोटी मोटी फिगर्स उसको नोट डाउन करके रख दिया था, और उसी के ऊपर आज हम गुफ्तगू करेंगे। ठीक है, अब देखो, कोई बंदा अगर देखो सोशियोलॉजी का है ना, तो सोशल प्रोटेक्शन के हवाले से यहाँ पे चैप्टर है, तो वहाँ से डेटा बंदे को मिल सकती है। क्लाइमेट चेंज ऐसे के हवाले से, क्लाइमेट से आप कुछ भी डेटा ले सकते हो कि पाकिस्तान लेवल पे पाकिस्तान ने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं, और लास्ट जो हमारा फिस्कल ईयर है उसके अंदर क्या गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस रही है, तो सारा उससे उससे रिलेटेड आपको इकोनॉमिक सर्वे से मिल जाएगा। आप देखो, मजीद हम देखते हैं कि पाकिस्तान जो अभी इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का जो चल रहा है ना, वो चल रहा है 2000, मतलब कि अभी जो फिस्कल ईयर जो हमारा चल रहा है ना, 2020 और 21। ठीक है, सॉरी 21 और 22। फिस्कल ईयर हमारा 21 और 22 चल रहा है, जबकि जो इकोनॉमिक सर्वे ना ये 2020 और 21 की है। अब देखो, पाकिस्तान का जो फिस्कल ईयर है ना, वो स्टार्ट होता है फ्रॉम द जुलाई टू जून। अभी जो हमारा फिस्कल ईयर, हम जो इकोनॉमिक सर्वे की बात कर रहे हैं ना, ये 2020 के जुलाई में स्टार्ट हुआ था, और 2021 के जून तक ये खत्म होने वाला था। बट इकोनॉमिक सर्वे जो हमारे आ जाते हैं वो कुछ पहले आ जाते हैं, मतलब कि 12 मंथ के बाद नहीं आते। यहाँ पे मैंने ये स्क्रीनशॉट ले रखा है, ये सारा का सारा स्क्रीनशॉट है। ठीक है, तो उसके अंदर आप पढ़ सकते हैं कि द सर्वे इंक्लूड्स अपडेटेड इंफॉर्मेशन एंड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ऑफ द फर्स्ट 9 to 10 मंथ्स ऑफ द फिस्कल ईयर 2020 एंड 21। तो आपको मजीद इससे क्लियरिफिकेशन मिलेगी। ये जो स्क्रीनशॉट मैंने पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से लिया, आप देखो, आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की जीडीपी क्या है। एज एन एस्पिरेंट आप सीएसएस, आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली पता होनी चाहिए। और मैंने ऑब्जर्व किया है ज़्यादा लोगों को, ठीक है, वो उनको पता ही नहीं होता है कि पाकिस्तान की जीडीपी कितनी है। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, आपको पता होनी चाहिए। आपको पाकिस्तान की पता होनी चाहिए, यूनाइटेड स्टेट्स की पता होनी चाहिए, इंडिया की पता होनी चाहिए, एंड चाइना की। कुछ 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 कंट्रीज की आपके पास डेटा होनी चाहिए, ताकि अब आप कंपैरिजन कर सको ना कि हम कितने पीछे हैं अपनी इकोनॉमी के हवाले से। और आप एक अपना आर्ग्यूमेंट बिल्ड इसी वजह से तो कर सकते हो कि आपके पास ढेर सारी डेटा है। ठीक है, अब जो हमारी इकोनॉमिक सर्वे है ना, वो और बजट। अब देखो, इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो ईयर होता है ना, वो 2020-21 लिखा हुआ होता है, और बजट का जो ईयर है ना, वो 21-22 होता है। तो कहीं कुछ स्टूडेंट्स इस पे भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये इतना एक साल का डिफरेंस क्यों है, या फिर एक साल का गैप क्यों है। अब जो बजट हमारा होता है ना, वो फिस्कल ईयर के मुताबिक होता है। इकोनॉमिक सर्वे हमारी जो पिछले फिस्कल ईयर की जो परफॉर्मेंस होती है ना, वो होती है। इस वजह से यहाँ पे एक साल का गैप आ जाता है। अब जो हमारी बजट है ना, वो प्रेजेंट होती है असेंबली में, वो जून महीने के अंदर होती है। जो कि अभी इस हमारे जो फिजिकल ईयर की जो अभी बजट पेश हुई, आई थिंक इट वाज 11th of June, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अब देखो, पाकिस्तान की इकोनॉमी ने पिछले फिजिकल ईयर के अंदर ग्रो किया है 3.94% तक।
और ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि कोविड 19 की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज पार्शियली ओपन थी, और स्मार्ट लॉकडाउन की वजह से कुछ कुछ ऐसी ऐसी जगहें थी जहाँ पे लॉकडाउन था भी। तो डिस्पाइट ऑल दैट हमने रिकवर किया है, वी शेप रिकवरी पाकिस्तान की हुई है। वो कितनी 3.94%। अब देखो वी शेप रिकवरी क्या होती है। वी शेप रिकवरी, आपकी इकोनॉमी अगर ग्रो कर रही है ऑल ऑफ सडन वो किसी वजह से नीचे आ जाए एंड देन इट रिबाउंड्स, तो उसको हम वी शेप रिकवरी कहते हैं, ठीक है। अब देखो स्मार्टली कोई बंदा खेलता है ना अपने पेपर के अंदर, वो ऐसे कि वो इकोनॉमी से रिलेटेड ये बोल दे कि भाई पाकिस्तान ने वी शेप रिकवरी की है ऑफ 3.94%। तो ये एक स्मार्टली उस बंदे ने खेल दिया, और एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि यार ये एक मैच्योर बंदा है, इसने चीज़ें पढ़ी हैं, चीज़ों को एनालाइज किया है। अब हम देखें कि फिस्कल ईयर अभी जो चल रहा है, इससे पहले हमारी जो थी वो थी 0.47 जो कॉन्ट्रैक्शन थी, ठीक है। नेगेटिव मैंने इसी वजह से लिखा है कि हमने ग्रो नहीं किया था, हमारी इकोनॉमी ना वो नीचे चली गई थी, कॉन्ट्रैक्शन हो गई थी। अच्छा, अब देखो पाकिस्तान की जो जीडीपी, उसके अंदर तीन मेजर सेक्टर्स हैं, एक हमारा एग्रीकल्चर, एक इंडस्ट्री, सर्विसेज सेक्टर। अब देखो जब मैंने इकोनॉमी को थोड़ा समझना, उसको पढ़ना स्टार्ट किया ना, तो मैं कंफ्यूज था कि भाई सर्विसेज सेक्टर ना किसको कहते हैं। तो जो कि 60% हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, और मुझे ये तक पता नहीं था कि सर्विसेज सेक्टर किसको कहते हैं। तो जब मैंने इकोनॉमिक सर्वे को खोला, उसको डिटेल में पढ़ा, तो वहाँ पे पता चला कि यार ये सर्विसेज सेक्टर ये तो बहुत ही बड़ा सेक्टर है, इसी वजह से इसकी जो कंट्रीब्यूशन है वो ज़्यादा है। अब देखो एग्रीकल्चर की 19.2%, इंडस्ट्री की 19.1%। अब इन दोनों को मिला के भी सर्विस सेक्टर इनसे बढ़ जाता है, ठीक है। अब देखो आप समझ सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंस है सर्विसेज सेक्टर की। अब इसके अंदर आ जाता है होल सेल है हमारा, गवर्नमेंट सर्विसेज हैं, हाउसिंग स्कीम्स हैं, जो फाइनेंस एंड इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन, पब्लिक अपनी जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। तो इन सारों से रिलेटेड हमारी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, और उसका जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन हुआ 61.4%। अब ये जो मैंने फिगर दी ना, ये पिछले साल की कंपैरिजन में यहाँ पे हमने ग्रो किया है 2.77% एग्रीकल्चर के अंदर, और रिस्पेक्टिवली ऐसे हमने ग्रो किया है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर। मैं सारी डेटा को ऐसे पढ़ूंगा नहीं, कोई फायदा नहीं, आप जैसे इसको नोट डाउन करके रख दीजिएगा। अब देखो एग्रीकल्चर ना, हम कहते हैं कि भाई एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है। अगर एक स्टूडेंट कहता है कि एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट है पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए, या फिर पाकिस्तान के लिए एग्रीकल्चर वेरी इंपॉर्टेंट है और वो कलीदी किरदार प्ले करता है, कोई ऐसा कह देता है, कोई बंदा ना इस पॉइंट के साथ ये फिगर लगा देता है कि भाई एग्रीकल्चर इम्पोर्टेंट इस वजह से क्योंकि हमारी जीडीपी के अंदर उसका 19.2% है, और वो 38.5% एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है। तो आप खुद समझ सकते हैं किसने एक अच्छा आर्ग्यूमेंट दिया है एग्जामिनर को, और एग्जामिनर आप समझ सकते हैं कि किसको अच्छी मार्क्स देगा। ऑब्वियसली उस बंदे को जिसने एक अपनी फिगर दी है, अपने आर्ग्यूमेंट को मजीद स्ट्रेंथन करने के लिए, उस पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे का वहाँ पे वो रेफरेंस दे सकता है कि भाई उस पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे 2020 और 21 के मुताबिक पाकिस्तान की जो एग्रीकल्चर के अंदर एम्प्लॉयमेंट है ना, वो इतना परसेंटेज है। अब इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज पाकिस्तान ने अनाउंस किया था 1.24 ट्रिलियन रुपीस, जो कि कोविड 19 की वजह से था, ठीक है। इस अब गवर्नमेंट के डिफरेंट एहसास से रिलेटेड कुछ प्रोग्राम्स हैं, उसकी डेटा आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। कहीं पे आप गवर्नमेंट की जो परफॉर्मेंस या गवर्नमेंट सोशल सेक्टर के लिए क्या कर रही है, तो आप अपने आर्गुमेंट को मजीद बिल्ड करने के लिए आप ये फिगर्स डाल सकते हैं, और ये फिगर हमने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, ठीक है। दैट इज़ वेरी ऑथेंटिक। इसके अंदर वर्ल्ड बैंक का भी जिक्र आ जाता है, वो मैं बता दूं कैसे। अब अच्छा, अंडर एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम पाकिस्तान ने 179.3 बिलियन रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 14.8 मिलियन फैमिलीज को। अब वर्ल्ड बैंक ने रिकॉग्नाइज किया था पाकिस्तान के इस सोशल प्रोटेक्शन प्रोग्राम को कि भाई दुनिया के 4 बड़े प्रोग्राम्स में पाकिस्तान का है ना चौथे नंबर पे आता है, जो बड़े बड़े प्रोग्राम्स जिसने ज़्यादा लोगों को कवर किया है, 14.8 मिलियन फैमिलीज को कवर किया है। तो ये एक रिकग्निशन थी फ्रॉम वर्ल्ड बैंक, जो कि मई 2021 तक आ चुकी थी, इसी वजह से इसके अंदर इंक्लूड किया गया। अंडर कामयाब जवान प्रोग्राम यूथ ऑन ट्री 306 स्कीम पाकिस्तान जो है, उसने पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने 8,566 मिलियन रुपीस डिस्ट्रीब्यूट किए हैं 2021 अप्रैल तक टू द
यूथ फॉर बिजनेस, फॉर स्टार्टअप्स या जो बिजनेस हैं, जो बंदे बिजनेस करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने इतने उनको पैसे दिए कि भाई आप अपने बिजनेस स्टार्ट करो। एहसास कफालत प्रोग्राम मंथली गवर्नमेंट पे करती है ₹2000 और 7 मिलियन बेनिफिशियरीज हैं इस प्रोग्राम के, ठीक है। अच्छा, अब ये इम्पोर्टेंट फिगर है, लाइव स्टॉक जो हमारा है ना वो एग्रीकल्चर के अंदर 60.07% उसका कंट्रीब्यूशन है। और इसका जो जीडीपी के अंदर जो कंट्रीब्यूशन है ना वो 11.53। आप सोचेंगे कि भाई जीडीपी का 11.53 ये है और ऊपर वाले हम सेक्टर्स को अगर ऐड करें तो वो 100 से ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। असल में ये जो लाइव स्टॉक है ना ये एग्रीकल्चर के अंदर ही इंक्लूडेड है। तो आप समझेंगे एग्रीकल्चर का जो हम वहाँ पे करते हैं ना 19.2%, तो ये लाइव स्टॉक है ना ये उसके अंदर इंक्लूडेड है। वैसे आपको इंडिविजुअली पता होना चाहिए कि भाई लाइव स्टॉक है ना उसका इंडिविजुअली 11.53% जीडीपी के अंदर है। अब फिशिंग भी एग्रीकल्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है, उसका जो है 0.39% है हमारी जीडीपी के अंदर। अच्छा, अब फिस्कल डेफिसिट पाकिस्तान का कितना है? 3.5% ऑफ जीडीपी। फिस्कल डेफिसिट क्या होता है? हमारी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही होती है और हमारी गवर्नमेंट रिटर्न्स ले रही होती है, मतलब जो उसको रेवेन्यू मिलता है, तो उसके बीच में जो डिफरेंस है ना उसको हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट, जो कि 3.5% है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ना इसको इसके बारे में पता होना चाहिए। ये फिगर आप रट लें, इसको क्रैम कर दें। क्रैम करने की वैसे ज़रूरत नहीं है। इकोनॉमिक सर्वे आप अगर आपने इस साल की पढ़ी नेक्स्ट ईयर की पढ़ोगे तो आपको पता लग ही जाएगा कि ये इतना है। अगर कोई आप डेटा कहीं से लिखते हो उसको उसको आप फोर्टनाइटली ना रिपीट किया करें, तो वो डेटा आपके सबकॉन्शियस माइंड में अगर एक मरतबा चली जाएगी ना फिर आपको वो याद रहेगी। अच्छा, ट्रेड डेफिसिट, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के बीच में जो डिफरेंस होता है ना अ, उसको हम कहते हैं ट्रेड डेफिसिट। उसको हम कहते हैं जिसमें आपकी जो इंपोर्ट है ना वो ज़्यादा हो एज़ कम्पेयर्ड टू योर एक्सपोर्ट्स। जैसे कि यहाँ पे अब देखो, हमने बात कर ली कि जो इकोनॉमिक सर्वे पाकिस्तान का भी आया ना ये पिछले 9-10 माह की जो परफॉर्मेंस है उससे उसी के हवाले से है। तो उसी 9-10 माह के अंदर जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट किए ना वो $21 बिलियन की है और इम्पोर्ट किए हैं $42.3 बिलियन। तो यहाँ पे आप मुझे बताएं कि यहाँ पे क्या ट्रेड डेफिसिट ही होगा ना? अब ऑब्वियसली ट्रेड डेफिसिट होगा क्योंकि हमारी इम्पोर्ट्स ज़्यादा है। अगर तो यहाँ पे हमारी इम्पोर्ट्स कम होती, सपोज $20 बिलियन की हमारी इम्पोर्ट होती, तो यहाँ पे हम कहते हैं कि हमारा ट्रेड सरप्लस हो गया, और कितना? $1 बिलियन। अच्छा, अब हमें नहीं पता कि हमारे इंडिविजुअल बंदे के ऊपर ना कितना कर्जा है। टोटल जो पब्लिक डेट पाकिस्तान का वो है, मैं आपको बिलियन डॉलर्स में बताऊंगा, जो $250 बिलियन है, ठीक है। अब आप कंपेयर करो, हमारी जीडीपी कितनी है? $300 बिलियन, और हमारा पब्लिक डेट कितना है? $250 बिलियन। ऑलमोस्ट इक्वल ही है हमारी, ठीक है। ये हमारी एंड मार्च 2021 तक का है। अब देखो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूँ, डोमेस्टिक डेट हमारा ना मैंने इसको कन्वर्ट किया है 160 के हवाले से, क्योंकि हमारा अभी जो एक्सचेंज रेट चल रहा है ना डॉलर के हवाले से वो है 160। तो उस हवाले से हमारा डोमेस्टिक डेट बनता है 159 बिलियन रुपीज़, और एक्सटर्नल डेट हमारा 77.83 बिलियन रुपीज़ बनता है, ठीक है। अब ग्लोबल पब्लिक डेट टू जीडीपी रेशो है, ग्लोबल मतलब कि पूरी दुनिया के जो भी कंट्रीज हैं ना उनका अगर हम एवरेज लें तो वो होता है 97%, जबकि पाकिस्तान का थोड़ा कम है। पाकिस्तान का 87.6% है। वैसे हमें पता है जीडीपी हमारी $300 बिलियन है। हमारा जो पब्लिक डेट टोटल हमने अभी जो पीछे पढ़ा $250 बिलियन है। अगर हम परसेंटेज निकालना चाहें ना तो ये परसेंटेज आ सकता है, बट एज एन एस्पिरेंट ऑफ सीएसएस आपको परसेंटेज निकालना ज़रूरी नहीं है, आना चाहिए। मुझे तो वैसे पता है, मैंने कैलकुलेट किया था, ऑलमोस्ट इतना ही आता है। बट आपको जैसे ये फिगर याद रखनी है कि ये फिगर इतनी है 87.6%। अच्छा, क्वालिटी एजुकेशन, यूनाइटेड नेशंस ने जो अपने 17 एसडीजीज दिए थे ना, क्वालिटी एजुकेशन जो कि एसडीजी नंबर 4 इज आल्सो वन ऑफ देम। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको उन सारी एसडीजीज का कुछ नो हाउ होना चाहिए। वैसे अगर नहीं है ना तो आप एजुकेशन है, हेल्थ है, कुछ पावर्टी से रिलेटेड है, तो कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ मतलब कि इम्पोर्टेंट आप एसडीजीज ना उनको याद करते हैं, जैसे कि एजुकेशन का जो है ना वो एसडीजी 4 है।
अब पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट ने 2019 और 2020 के अंदर एजुकेशन के ऊपर 1.5% ऑफ और जीडीपी खर्च किया था, ठीक है, मतलब कि हमने टोटल अपनी जीडीपी का सिर्फ 1.5% खर्च किया, और ये बहुत कम है, ठीक है, एजुकेशन के हवाले से ना ये बहुत कम है। अब पाकिस्तान का जो लिटरेसी रेट है वो है 60%, ठीक है। अब आपको पता नहीं है कि पाकिस्तान का क्या लिटरेसी रेट है, तो आप बोल सकते हैं कि भाई हमारा लिटरेसी रेट इतना है और ये हमने डेटा लिए पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से। अब देखो ये जो लिटरेसी रेट है ना, ये असल में वो बंदे जो पढ़े लिखे हैं अबाउट 10 ईयर्स, ठीक है, 10 साल से पढ़े ऊपर जो बंदे पढ़े लिखे हैं ना, उसका जो रेट है ना वो है हमारा 60%। अब देखो ये तो डेटा मैंने लिए पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से, अब उन्होंने भी तो कहीं से डेटा ली होगी ना, उन्होंने जो डेटा ली है वो ली है पाकिस्तान सोशल एंड लिविंग स्टैंडर्ड मेजरमेंट। अच्छा, अब देखो हेल्थ है तो SDG 3, जैसे हम SDG 4 की बात कर आए जो कि क्वालिटी एजुकेशन थी, तो हेल्थ का ना SDG 3 है जो कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो एक्सपेंडिचर की बात करें, पिछले जो 2019-20 के अंदर गवर्नमेंट ने अपनी जीडीपी का 1.2% खर्च किया सेहत के ऊपर, हेल्थ के ऊपर। तो ये भी मिनिमल है। अभी हमें कोविड-19 की सिचुएशन का सामना करना पड़ा, तो हम अब तो कह सकते हैं ना कि भाई हम जो हेल्थ के ऊपर बहुत ही मिनिमम अमाउंट ऑफ आवर जीडीपी जो कि एक्सपेंड कर रहे हैं यहाँ पे हेल्थ के ऊपर, तो हमें चाहिए कि हम मज़ीद 2% तक, 2.5 ऑलमोस्ट 3% तक चले जाएँ हेल्थ के सेक्टर के अंदर, तो ये बहुत अच्छा होगा आने वाले किसी मुश्किल टाइम के लिए। अच्छा, अ, अब यहाँ पे जो है कि नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी पाकिस्तान ने 2030 तक ये शिफ्ट करने वाली है अपनी जो भी व्हीकल्स हैं उसको इलेक्ट्रिक व्हीकल के ऊपर। अब इसका मकसद ये है कि 2030 में अगर तो हमारे पास 100 गाड़ियाँ हैं तो उसमें से 30 जो गाड़ियाँ हैं ना वो हमारी होगी इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, ठीक है। ये है, ये असल में पाकिस्तान ने क्लाइमेट चेंज की वजह से ये पॉलिसी है ना इसको ड्राफ्ट किया है। अब इकोनॉमिक अपनी क्लाइमेट चेंज के हवाले से अगर आप डेटा देना चाहें कि पाकिस्तान ने क्या किया है, पाकिस्तान ने बहुत कुछ किया है, एंड दिस इज आल्सो वन ऑफ द पैरामीटर्स दैट पाकिस्तान हैज एक्चुअली टेकन इनटू कंसिडरेशन। अच्छा, अब मैं यहाँ पे सीज़नल क्रॉप्स की बात है। अब मैं कहीं पे कोई इंटरव्यू देख रहा था किसी बंदे का, और वो जैसे मॉक इंटरव्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पे मॉक एग्ज़ाम ही था। तो वहाँ पे ना पूछ रहे थे कि भई खरीफ क्रॉप कौन सी है, रबी क्रॉप कौन सी है? तो मैं हैरान रह गया कि यार इस बंदों को मतलब कि एक जो सीएसएस की तैयारी करता है उसको इन चीज़ों का भी पता होना चाहिए क्या? इतना भी ज़रूरी है क्या? तो जब मैं ये इकोनॉमिक सर्वे पढ़ रहा था ना, तो मैंने ये चीज़ भी यहाँ पे लिख के रखी है। हमारी जो खरीफ क्रॉप्स है ना वो राइस, शुगरकेन, कॉटन, मेज, मूंग, मैश, बाजरा, ज्वार, और रबी के है ना वो है व्हीट है, ग्राम, मस्टर्ड, बार्ली। तो ये पता होना चाहिए। अच्छा, अभी जो प्रेजेंटली एट प्रेजेंट मतलब कि जून 2021 तक जो पाकिस्तान की है ना वाटर स्टोरेज कैपेसिटी, वो कितनी, अराउंड 13.68 MAF, मिलियन एकड़ पर फीट फॉर 30 डेज। 30 दिनों के लिए हमारी ना 13.68 MAF वाटर स्टोरेज कैपेसिटी है। तो वाटर क्राइसिस या वाटर के रिलेटेड जो भी कोई क्वेश्चन आता है तो आप ये डेटा वहाँ पे दे सकते हैं। अब एनर्जी सेक्टर ना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान का जो एनर्जी सेक्टर है ना, इसके हवाले से आपके पास एक ऑथेंटिक डेटा होनी चाहिए जो कि आपको पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से ही मिल सकती है। तो पाकिस्तान की जो इंस्टॉल कैपेसिटी है वो है 37,261 मेगावाट। हम इतनी हमारे अंदर कैपेसिटी है, हमने जो अपने पावर प्लांट इंस्टॉल किए ना उसको अगर हम सारों को रेगुलरली चलाएं तो फिर हम इतनी इंस्टॉल कैपेसिटी, अपनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। कितनी, 37,261, जबकि हमारी जो डिमांड है ना, एक होती है ना कि आप कितनी जनरेट कर रहे हो, एक होती है कि आपकी डिमांड क्या है। डिमांड हमारी कम है इससे, फिर भी आप सोचो एनर्जी क्राइसिस है। तो आप खुद इसका एनालाइज करो, आप खुद इस चीज़ों को ढूंढो कि भाई हमारी जब इंस्टॉल कैपेसिटी इतनी है, हमारी जो डिमांड है वो बहुत कम है, तो फिर हम क्यों इतने मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है व्हेन इट कम्स टू एनर्जी। तो आप खुद इसको रिसर्च करो, पढ़ो। सोर्सेज ऑफ एनर्जी,
अब देखो हम एनर्जी जनरेट कर रहे हैं ना, वो कहाँ-कहाँ से जनरेट कर रहे हैं। अब देखो, आपको जस्ट उसका परसेंटेज याद होना चाहिए, इतना याद नहीं होना चाहिए कि हाइडल के अंदर आप कितने मेगावाट्स जनरेट कर रहे हो। आपको जस्ट इतना पता होना चाहिए कि भाई हाइडल का कितना है, 26% है। ओवरऑल एनर्जी जो हमारा मिक्स है ना उसके अंदर, ये एनर्जी मिक्स को आपको पता होना चाहिए। RLNG हमारा 19% है, RFO हमारा 16.84 है, कोल का जो है ना वो 12.8% है। अब आप जब क्लाइमेट के हवाले से कोई बात कर रहे हो ना, तब आप ये कह सकते हो कि हम कोल से ना वो 12.8% हमारा एनर्जी मिक्स के अंदर है, या एनर्जी हम कोल से जनरेट कर रहे हैं। तो इट इज़ बेटर कि हम अपने जो कोल वाले जो परसेंटेज है ना इसको थोड़ा कम करें। 12.8 से हम इसको इसको हाफ तक ले आएँ और हम रिन्यूएबल की तरफ जाएँ, मतलब कि रिन्यूएबल जो पोर्शन है उसको थोड़ा, उसके अंदर जो हमारी जो शेयर है ना उसको थोड़ा इंक्रीज़ कर दें। तो ऐसे-ऐसे हम सॉल्यूशन दे सकते हैं, अगर तो हमारे पास डेटा है, अगर डेटा ही नहीं तो फिर हम सॉल्यूशन कहाँ से देंगे? अब देखो गैस के जो हमारे पास गैस है वो उसका जो शेयर है एनर्जी मिक्स के अंदर 12.15% है। न्यूक्लियर हमारे पास जो भी न्यूक्लियर मटेरियल है, जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है उसको हम यूज़ करके हम अपनी जो एनर्जी मिक्स के अंदर 6.68% तक एनर्जी जनरेट करते हैं। विंड का है 3.31 है, जो कि अब देखो पाकिस्तान के अंदर विंड का ना एक ही प्रोजेक्ट है। सोलर का भी एक ही प्रोजेक्ट है। अब इनका एक प्रोजेक्ट होने की वजह से जस्ट हम इतना-इतना परसेंट हमारी एनर्जी मिक्स के अंदर है, तो हम ज़्यादा विंड प्लांट्स लगा सकते हैं, ज़्यादा सोलर प्लांट्स लगा सकते हैं ना, तो उससे हमारी होगी क्या, रिन्यूएबल एनर्जी ना वो इंक्रीज़ होगी। जैसे हमने ऊपर बात की ना कि कोल की हम थोड़ी कम करते हैं और यहाँ पे इसको हम थोड़ा बढ़ा दें। अब बगास है जो कि शुगर केन से होती है, तो वो ऑलमोस्ट 1% तक है। ओवरऑल जो हमारा ये 100 हो जाएगा, इन सबको हम ऐड करेंगे ना तो। अच्छा, अब मेजरली आपको ये पता होना चाहिए कि थर्मल है ना उसका जो है 59.42%। थर्मल से हम जो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट 60% तक है। हाइडल की हमारी है ना 30% तक है, न्यूक्लियर की हमारी 7.82% तक, और रिन्यूएबल एनर्जी ना वो हमारी 2.23% तक है। अब हम जब बात करते हैं ना कि हम अपनी 2030 तक हम अपनी जो 30% हम व्हीकल्स को शिफ्ट कर देंगे टुवर्ड्स इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसका मतलब ये होगा कि हम अपनी जो रिन्यूएबल एनर्जी है ना इसको थोड़ा बढ़ावा दे रहे हैं, ठीक है। जब उतनी कार्स आ जाएंगी हमारे पास, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ जाएंगे, तो ये चीज़ हमारी ना बढ़ जाएगी, और यहाँ पे थर्मल की जो परसेंटेज है ना वो थोड़ी कम हो जाएगी। अच्छा, नाउ जो भी हमारे अलग-अलग जो सेक्टर्स हैं ना उनका अपनी डिफरेंट परसेंटेजेस शेयर उनका क्या है, परसेंटेज ऑफ, जैसे कि हाउस होल्ड है, हाउस होल्ड के अंदर हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पे कंज्यूम होती है ना, वहाँ पे कंज्यूम करते हैं, कहते हैं शेयर इन इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन। तो हाउस होल्ड में 49.1% है, कमर्शियल में 7.4 है, इंडस्ट्री के अंदर थोड़ी ज़्यादा जाएगी जो कि 26% तक है, और ये ऑलमोस्ट 9% तक है। अदर्स हमारी जो मिसलेनियस है वो 8% तक, तो ये टोटल 100 हो जाएगा। अब देखो, there are 9 nuclear power plants. There are 6 nuclear power plants on 2 sites in the country. पाकिस्तान के अंदर 2 साइट्स पे 6 न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, जो कि एक कानप कराची के अंदर है, एक हमारे पास है चश्मा जो कि मियांवाली डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब उसके अंदर है। आपको ये जस्ट पता होना चाहिए कि ये हमारे पास कहाँ है। अच्छा, अब देखो इनकी जो है ना अलग-अलग हमारे पास साइट्स हैं, कानप के अंदर भी कुछ ये भी कुछ डिवाइडेड है, और उनकी जनरेशन कैपेसिटी वगैरह वो भी सारी डेटा थी इकोनॉमिक सर्वे के अंदर, बट वो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं थी, तो इस वजह से मैंने उसको यहाँ पे नहीं डाला। आपको जस्ट ये पता होना चाहिए कि हमारे पास 2 न्यूक्लियर साइट्स हैं, जहाँ से हम न्यूक्लियर एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब पाकिस्तान के 2005 के अंदर एनर्जी सिक्योरिटी प्लान है ना वो ड्राफ्ट किया था, और उसका मकसद ये था कि हम जो न्यूक्लियर एनर्जी है ना वो उसको हम ले जाएँगे 8,800 मेगावाट्स तक बाय 2030। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन ने ये सजेशन प्रपोज़ की थी कि हम 2030 तक इतने मेगावाट तक चले जाएँगे अपनी न्यूक्लियर पावर एनर्जी के हवाले से। अच्छा, अकॉर्डिंग टू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पॉपुलेशन स्टडीज़, पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन वो है 215.25 मिलियन, ठीक है। अब देखो पाकिस्तान की जो पॉपुलेशन है वो आप बेहतर ये है कि आप याद करें
पाकिस्तान की जो सेंसस 2017 वाली है ना वो वाली, ठीक है, क्योंकि ये उससे मज़ीद आपकी ऑथेंटिक सोर्स ये है, जो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंडक्ट की थी 36 नंबर पॉपुलेशन, तो उसमें से ये था कि पाकिस्तान की जो ग्रोथ है ना एनुअल वो है 2.4%, और जो हमारी पॉपुलेशन है वो कितनी है, वो है 207.774 मिलियन। तो इट्स बेटर कि आप ये चीज़ याद रखें, ठीक है। नीचे वाली ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया गया है, बट आई वुड suggest all of you to kindly go through this data because it's more authentic। अच्छा, अब इकोनॉमिक सर्वे के अंदर एक चीज़ थी डिसेंट्रलाइज और कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट्स। कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट क्या होता है, वो असल में पाकिस्तान के वो सेक्टर्स जो कि जब से पाकिस्तान बना है तब से वो ही कंट्रीब्यूट करते आ रहे हैं और अभी भी वही कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, और अभी मजीद हम मतलब उसके अंदर डाइवर्सिफिकेशन नहीं ले आ रहे हैं, ठीक है। डाइवर्सिफिकेशन उसके अंदर हो नहीं रही। वो जो मेजर फैक्टर्स जैसे कि कॉटन हो गया, कॉटन मैन्युफैक्चरर्स, लेदर और राइस, ये तीनों हमारे जो सेक्टर्स हैं ना वो हमारी ओवरऑल एक्सपोर्ट का 70.5% तक इसका शेयर है, ये तीनों तीनों चीज़ों का, ठीक है। अब आप सोचो कि हमारी कंसंट्रेशन हो रही है ना, एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट हमारी ना वो डाइवर्सिफाइड नहीं है, सिर्फ ये तीनों जो चीज़ें ना, तीनों सेक्टर्स यही जस्ट कंट्रीब्यूट कर रहे हैं 70%, तो रिमेनिंग 30% के अंदर क्या हो सकता है, मतलब कि वो बहुत ही कम है। इट इज़ बेटर कि पाकिस्तान को ये कंसंट्रेशन ऑफ एक्सपोर्ट से बाहर थोड़ा निकलना होगा, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस ले आने होंगे, कुछ डाइवर्सिफिकेशन करनी होगी अपने एक्सपोर्ट सेक्टर को, कुछ और चीज़ों को ले आना होगा इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, ये है कि ड्यूरिंग जुलाई मार्च जो कि फिस्कल ईयर 2021 का है, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट उसने थर्ड उसके अंदर सरप्लस आया था, ठीक है। ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ये फिगर आई थी ना तो बहुत मीडिया के अंदर और न्यूज़ के अंदर ये फिगर है ना कि पाकिस्तान ने अपने अकाउंट में इतना सरप्लस आ गया, करंट अकाउंट डेफिसिट होता है, यहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस हो गया जो कि अराउंड $1 बिलियन, ठीक है। 959 मिलियन मतलब अराउंड $1 बिलियन तक, जो कि 0.5% ऑफ जीडीपी। अच्छा, अब आपको कुछ पता होना चाहिए कि पाकिस्तान की लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या है एट बर्थ, जो कि है 67.3 ईयर्स। अच्छा, ये जो सोर्स है ना ये वर्ल्ड बैंक का है, बट ये इकोनॉमिक सर्वे के अंदर दिया गया है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पाकिस्तान का वो है पर 1000 लाइव बर्थ, जो कि 55.7%। अब आपको ये दोनों चीज़ें भी पता होनी चाहिए, आप सोशियोलॉजी के अंदर इन चीज़ों को डाल सकते हैं, और कहीं भी आप मतलब कि जब पाकिस्तान की हेल्थ की अगर कहीं पे बात हो तो फिर ये डेटा आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। तो दैट वाज इट, पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे मैंने सारी की सारी जो मुझे इम्पोर्टेंट चीज़ें लगी ना, जो 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 मोटी मोटी चीज़ें मैंने अपनी आपके लिए नोट करके रखी थी ना, वो मैंने आपके सामने भी रख दी है। अब मज़ीद अगर किसी बंदे को इसका पीडीएफ चाहिए, वैसे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अभी तो स्क्रीनशॉट बहुत चलता है। अगर किसी बंदे को फिर भी पीडीएफ चाहिए तो वो नीचे कमेंट करे, फिर मैं कोई ना कोई उसका हल निकाल ही लूँगा, उसको पीडीएफ भेज दूँगा, ठीक है। तो दैट वाज़ इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप कि आप इससे मुस्तफ़ीद हुए होंगे। आप अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।